ओ यार अगेन फिर मुझे अकेला ही एक पार्टिसिपेंट में डाल दिए। आपने किया ना फिर दोबारा। ठीक है अब आ ओके एंड आई एम द होस्ट। ठीक है उमर प्लीज सबको बोल दें कि ये वाले लिंक को ज्वाइन कर दें अगेन। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या हुआ है बट मैं जब ज्वाइन करने लगा तो फिर मुझे ये डिफरेंट मीटिंग में लेके जा रहा था, नॉट दिस वन। और मैं लिंक जो था वो एग्जैक्टली यही अपने पास रन कर रहा था। ठीक है आई गेस बुशरा आप स्टार्ट कर दें। जी अच्छा यूर कर को होस्ट ना। जी जवाब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जी बुशरा आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है ओके। अच्छा हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपरलेजर फैब्रिक से। उससे पहले जो भी स्लाइड्स हैं ये वाली हाइपरलेजर फैब्रिक वाली, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी हाइपरलेजर फैब्रिक आई होप जो है सर अहमद ने आपको कवर करवा दिया होगा। तो उसमें अगर कोई चीज़ जो है वो नहीं समझ आई है, क्लियर नहीं है, तो वो आप लोग प्लीज़ दोबारा पूछ लें। तो हम लोग जो है वो इसका हाइपरलेजर फैब्रिक का हाइपरलेजर का जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि हाइपरलेजर फैब्रिक है, तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है हाइपरलेजर प्रोजेक्ट के अंदर? क्लियर है कि हाइपरलेजर जो है एक प्रोजेक्ट है, कोई फ्रेमवर्क इटसेल्फ नहीं है। हाइपरलेजर एक बिग अम्ब्रेला है हमारा, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट आते हैं, और हाइपरलेजर फैब्रिक भी हाइपरलेजर का ही एक जो है वो है प्रोजेक्ट है, फ्रेमवर्क है सॉरी। ओके सो हमारा एजेंडा जो है वो ये है होगा कि पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद एक छोटा सा बिजनेस सिनेरियो है जो हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक एक्टिविटी है वो हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा ये हम लोगों ने देखना है कि
ब्लॉकचेन को अगर हम हाई लेवल पे डिवाइड करें तो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, एक जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, लाइक इथेरियम एंड बाइनेंस एक्सेट्रा जो होती है वो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है। प्राइवेट ब्लॉकचेन में कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के को हिसाब से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो किस तरह होती हैं कि एक तो ये कि परमिशन होता है, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है वो परमिशन होता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा उठ के आके जो है वो नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले परमिशन की ज़रूरत होगी, जो कि ऑलरेडी नेटवर्क के लोग हैं वो परमिट करेंगे, तभी आप जो है वो नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते, ठीक है। एक तो ये मेन बात है इसकी प्राइवेट ब्लॉकचेन की, जो कि हम लोग भी फैब्रिक में पढ़ रहे हैं। सेकेंड ये है कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। इसका ये अगर हम लोग वैसे जनरल देखें तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का यही मतलब होता है कि कोई इस तरह का आर्किटेक्चर है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल मॉड्यूल्स मिलके कोई उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। और फैब्रिक के अंदर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का ये मतलब है कि जो भी चीज़ें, मतलब जो भी हमारे डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कि लाइक एक ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये चीज़ इसके बगैर नहीं चल सकती और ये इसके बगैर नहीं चल सकती। तो इसमें मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का फैब्रिक में ये मतलब है। सेकेंड ये है कि हाई कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें हाई कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह है कि प्राइवेट चूंकि नेटवर्क है तो सारी जो आपकी एंटिटीज़ हैं नेटवर्क के अंदर वो आपकी नॉन आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो कोई बंदा जो बाहर से है जो कि अननोन है वो नेटवर्क ज्वाइन ही नहीं कर सकता। इस वजह से जो आपका फैब्रिक है वो हाई कॉन्फिडेंशियल है। सेकेंड है फोर्थ है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में कि जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन में इथेरियम जिस तरह है तो उसमें जो कुछ भी पॉलिसीज़ हैं उनकी या जिस तरह नेटवर्क चलेगा क्या होगा वो सारा उनका अपना जो है वो अपने डिसीजंस हैं, ठीक है। कोई थर्ड बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि आप इसको इस तरह चेंज कर दें। बट फैब्रिक में या प्राइवेट ब्लॉकचेन में आपका ये होता है कि आप पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं कंसेंसस से। वो किस तरह, अगर सपोज 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके कोई फैब्रिक का नेटवर्क बनाया है और चारों चाहती हैं कि हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज करें, कुछ नई एडिशन करें, कुछ डिलीशन करें, तो वो उनकी आपस की कंसेंसस से वो लोग इनको पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हाई फ्लेक्सिबल है, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अच्छा, हाई स्केलेबिलिटी। हाई स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी का तो जो है वैसे हमें जनरल आइडिया होता है कि जो स्केलेबिलिटी क्या है, कि हमारा अगर सपोज किसी भी अगर सिस्टम की बात करें कि वो स्केलेबल है या नहीं है, कि मतलब नए जो आपके यूज़र्स आने से आपको अपने रिसोर्स में एडिशन करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो मतलब वो स्केलेबल नहीं है। हम लोगों ने ये करना होता है स्केलेबल उसमें कि हमारे जो करंट रिसोर्सेज है उनमें रहते हुए ही हम लोग नए यूज़र्स को अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो वो स्केलेबिलिटी का इशू है उस सिस्टम में। और ये हाई स्केलेबिलिटी इस तरह है क्योंकि इसमें हम लोग जो कंसेंसस होते हैं या ऑर्डरिंग होती है ट्रांजैक्शन की, वो किस तरह करते हैं, वो ऑर्डरिंग नोड पे होती है। बाकी ये चीज़ जो है ना ये वाली ये स्केलेबिलिटी वाली, ये हम लोग इसका अपना टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्डरिंग नोड एक्चुअली क्या है और यहाँ पे स्केलेबिलिटी किस तरह जो है इसमें है। तो ये पॉइंट जो है वो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इट ऑफर्स प्लगेबल कंपोनेंट्स लाइक MSPs एंड CA अथॉरिटीज कुड बी प्लग एंड प्ले। तो फैब्रिक में ये होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं लाइक MSP एंड CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ये कंपोनेंट्स हैं आपके फैब्रिक नेटवर्क के। ये प्लग एंड प्ले का मतलब ये है इसमें कि आप अगर MSP या तो अपनी डिज़ाइन करें फैब्रिक के ऊपर, या फिर आपकी जो एक्सटर्नल है वो भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम फॉर CA इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, कि या तो आप अपनी जो है वो डिज़ाइन करें, ठीक है, फैब्रिक फ्रेमवर्क के ऊपर, या फिर आप करें कि आप बाहर से कोई CA वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है लाइक DigiCert जो है, जो कि डिफरेंट होस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर आपको SSL सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो वो जो जो अथॉरिटी इशू करती है उसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं। बाकी ये चीज़ें जो है ना अभी सिर्फ थोड़ी सी हाई लेवल बता रही हूँ, बाकी जो इनके टॉपिक्स आएंगे तो मैं 1 बाय 1 वहाँ पे क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अभी बस आप लोग ये देखें कि प्लगेबल कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम लोग चीज़ें प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। ये नहीं कि एक चीज़ अगर जो है वो हम लोगों ने नहीं ये यूज़ करनी है, इस तरह के नहीं कि हम लोग बाहर से भी चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि इट ऑफर्स एबिलिटी टू क्रिएट चैनल्स। इसका ये मतलब है, अच्छा इसका ये मतलब है कि आप जो है अपने फैब्रिक नेटवर्क के ऊपर चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस चैनल का क्या मतलब है, ये हम लोग जो है इसका टॉपिक आएगा चैनल्स का, तो बताऊंगी कि क्यों क्रिएट करना है, उसका क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद है कि अ चैनल अलाउज अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू क्रिएट अ सेपरेट लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब चैनल अगर बनाना है, सपोज एक मैं आपको एक हाई लेवल एग्जांपल देती हूँ कि सपोज 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन चारों ने मिलके एक फैब्रिक नेटवर्क बनाया, ठीक है। बट उन चारों में से वो चारों ना एक, क्योंकि एक पूरे नेटवर्क ने एक पूरा लेजर फॉलो करना है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन उन चारों के बीच में हुई है, जो चारों यही चाहते हैं कि हम लोग चारों देख सकें, तो वो सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे स्टोर हो रही हैं, उस पूरे फैब्रिक के नेटवर्क का जो लेजर है उस पे हो रही हैं। बट उन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से 2 चाहती हैं कि हमारी कुछ जो आपस की ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ हम ही देखें, वो ये जो बाकी 2 हैं ना ये ना देख सकें। तो वो लोग क्या करेंगी, वो लोग एक चैनल बना लेंगी, मतलब सेम नेटवर्क के ऊपर चैनल बना लेंगी, और चैनल हर चैनल का अपना लेजर होगा, और उस चैनल के लेजर पे वही ट्रांजैक्शन सेव होंगी जो उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है वही होंगी, और वो देख भी वही सकेंगी, बाकी जो 2 हैं वो नहीं देख सकेंगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं की कॉन्सेप्ट्स पे। ओके, अच्छा, ऑल जैसे ओके। बुशरा जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि 4 ऑर्गेनाइजेशन वाली जो बात है, हम 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं, और हम जो कंपनी ए है वो कंपनी बी से कहती है कि हम दोनों अपना मार्केटिंग का डेटा, जो हमारा मार्केटिंग का डेटा है वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। लेकिन कंपनी सी से कंपनी ए नहीं चाहती कि मैं फाइनेंस का डेटा शेयर करूं, तो क्या करेगी, वो चैनल डिफरेंट बना लेगी। कंपनी बी के साथ एक चैनल डिफरेंट होगा, कंपनी सी के साथ डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो चाहेगी कि मैं कंपनी डी के साथ सब चीजें शेयर कर दूं, तो एक और अलग से चैनल क्रिएट हो जाएगा, ये हमारे पास एक इमेज भी आएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप लिमिट करना चाह रहे हैं अपना डेटा का एक्सेस। पॉइंट जो मेन पॉइंट है आपने याद रखने का वो यही है कि हम लिमिट करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट लेजर्स बन जाएंगे चैनल के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू विष्णु। जी, अच्छा, इसमें जो मेन एग्जांपल अगर हम देखें तो सप्लाई चेन की आती है। लाइक सप्लाई चेन में जो डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, लाइक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर, उसमें मैन्युफैक्चरर से आपकी होलसेल के पास गई, होलसेल से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, और डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी रिटेलर्स के पास, एंड देन एंड कस्टमर। तो कभी भी आपका होलसेलर ये नहीं चाहेगा कि मेरी और जो मैन्युफैक्चरर की आपस की डील हुई है प्राइस पे, स्पेशली प्राइस कह लें, आपस की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर देखे, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग जो मैन्युफैक्चरर है और होलसेलर वो अपना एक डिफरेंट चैनल बना लेंगे जहाँ उनकी आपस की ट्रांजैक्शन सेम होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये कि इसको अपना जो टॉपिक है वो, जी सैयद शहजाद। एक चीज बताइएगा कि एक चीज जो ये होती है कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ब्लॉकचेन पे जो है वो जो डेटा है उसकी सेम कॉपी जो है वो हर एक के पास है। अगर मेरा और एक और कंपनी का चैनल हम बना के हम आपस में ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं और हम एक ब्लॉकचेन का पार्ट है, तो उसे कैसे इंश्योर करेंगे कि वो पूरी ब्लॉकचेन पे एक ही जैसा जो है डेटा पड़ा हो। तो हमारा तो अलग ही चैनल बन गया है, बाकी ब्लॉकचेन पे अलग अलग से डेटा पड़ा हो। थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा। अच्छा, शहजाद, ये हम लोग ट्रांजैक्शन फ्लो पढ़ेंगे, उसमें ये है कि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पता चलेगा कि कहाँ से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है और कहाँ जाके स्टोर हुई है। तो वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने एक ओवरऑल ट्रांजैक्शन पूरी डाली हुई है, तो वो समझ वहाँ आ जाएगा, ठीक है। चल ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एजेंडा में हमारा है की कॉन्सेप्ट्स। तो फैब्रिक को लेके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मेन आपके बिल्कुल जो वो हैं, जो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रैक्टिकल वर्किंग, ठीक है। अच्छा, की कॉन्सेप्ट्स में फैब्रिक का मॉडल है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फैब्रिक मॉडल। जो फैब्रिक मॉडल के अंदर आपका कुछ की डिज़ाइन फीचर्स हैं जो कि नॉर्मली ब्लॉकचेन के होते हैं, तो इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। एसेट्स वही आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। अब ये होता है कि फैब्रिक के अंदर मोस्टली आप लोग नेम सुनेंगे चेन कोड का, ठीक है। फिलहाल आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज़ हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और चेन कोड, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने यही याद रखना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही चेन कोड है, जहाँ पे चेन कोड बोलूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ लें तो वो हो जाएगा। बाकी इसका जब टॉपिक आएगा चेन कोड का, तो मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है बिटवीन चेन कोड एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
वैसे आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्चुअली बिजनेस लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लेजर फीचर। तो इसमें भी लेजर के वही फीचर्स हैं, फैब्रिक नेटवर्क पे जो लेजर है उसके भी वही फीचर हैं जो आपको वैसे नॉर्मली ब्लॉकचेन में मिलते हैं। लेजर की फीचर्स वही इम्यूटेबिलिटी है, टेम्पर प्रूफ है, बाकी चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, इसमें ये है जो डिफरेंस है वो प्राइवेसी का है। जो फैब्रिक नेटवर्क है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम लोग बिजनेसेस को टारगेट करें, कि जो बिजनेसेस के वो हैं, मतलब जो बिजनेसेस चाहते हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो इसीलिए उन लोगों ने जो उनका मेन कंसर्न था फैब्रिक वालों का, तो वो प्राइवेसी देना था कि हम लोग कुछ इस तरह इंश्योर करें कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें प्राइवेसी जो है वो रहे, इंश्योर रहे। और वो किस तरह इन्होंने इंश्योर की है, ये देखें, लेजर डाटा विजिबल टू चैनल मेंबर ओनली, कि जो चैनल पे होगा उसी को नजर आएगा। फैब्रिक के नेटवर्क पे ना 4 ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जांपल अगर दोबारा लें कि एक लेजर वो है जो फैब्रिक नेटवर्क का लेजर है, जिस पे जो भी आएगा वो चारों ऑर्गेनाइजेशन को नजर आएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोई चैनल बनाया तो उसके लेजर का डाटा सिर्फ उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ही नजर आएगा। देखा है कितना प्राइवेसी, कितना प्राइवेट चीज़ों को रख रहे हैं। तो वो बिजनेस की नीड्स को सामने रखते हुए ही इन्होंने ये नेटवर्क पूरा डिज़ाइन किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्राइवेट कलेक्शन। ये क्या चीज़ है, ये हम लोग प्राइवेट कलेक्शन कुड बी क्रिएटेड ऑन अ चैनल टू कीप सबसेट ऑफ डाटा प्राइवेट टू सम मेंबर्स ऑन चैनल। अच्छा, ये अब एक थर्ड आपकी सेकंड लेयर है प्राइवेसी की, जो कि चैनल के ऊपर भी कुछ चीज़ें अगर आपने ना, वो सपोज 2 के बजाय 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर चैनल बनाया हुआ है, उनमें से 2 चाहती हैं कि हम लोग कुछ डाटा ना उसमें चैनल के ऊपर हम लोग जो है वो प्राइवेट कर लें, तो उसके लिए यूज़ होता है प्राइवेट कलेक्शन। बाकी जिस टाइम पे हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों ने चैनल बनाना है और कहाँ हम लोगों ने प्राइवेट कलेक्शन यूज़ कर रही है, ठीक है। जी यासिर भाई प्लीज आस्क, यासिर भाई का एक क्वेश्चन। जी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो कि वो हैंड रेज करने का ऑप्शन क्यों नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए मुझे मैसेज करना पड़ा। ठीक है। मैम, एक केस स्टडी थी जो हम सर अहमद से भी डिस्कस कर रहे थे, जो मेरा एक्चुअली केस स्टडी थी जो मैं डिस्कस कर रहा था लेक्चर के स्टार्ट से फ्रॉम डे 1। उसमें ये था कि हमारे पास एक एग्जांपल ये है, जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 4 नेटवर्क ऑपरेटर हैं, लेट्स से 4 नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उनका मार्केटिंग डाटा सम हाउ सिमिलर है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, एज ए कस्टमर गवर्नमेंट इज वन ऑफ देयर कस्टमर, जो कि यूजर्स को कोई अलर्ट इंटीमेट करना चाहते हैं या कोई कोई गवर्नमेंट स्कीम वैक्सीनेशन से रिलेटेड या कोई इंफॉर्मेशन मैसेजेस भेजना चाहते हैं। तो ये एक चैनल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट इन चारों ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। तो अगर काइंडली आप अगर आपको मेरा सिनेरियो थोड़ा सा समझ आ गया, तो जो भी हम अभी आगे जो जो फीचर्स डिस्क्रिप्शन हम जो पढ़ रहे हैं अभी, इनको एज एग्जांपल कोट कर सकते हैं, तो आई थिंक सो इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो केस स्टडी मैंने सबसे डिस्कस की हुई है जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। आई थिंक दे आर फेमिलियर विद एंड दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी कि वो अगर आप इसको एज एग्जांपल लेके चल सकते हैं तो थैंक यू। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपकी, जिसमें वैक्सीनेशन वाली जो एग्जांपल अगर हम उसको रखें, एक गवर्नमेंट हमारा स्टेक होल्डर होगा, प्लस वैक्सीनेशन बीच में हमारा प्रोडक्ट है, एक हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम सोच लेते हैं, इस तरह की 4 नहीं, इसको अभी ऑर्गेनाइजेशन। अगर थोड़ा सा लिमिट कर लें तो ये सिर्फ कि वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के जो चैनल है वो टेलीकॉम है। ठीक है। मतलब यूजिंग एसएमएस, यूजिंग व्हाटएवर चैनल लाइक एसएमएस और प्रॉम्प्ट जो कि यूजर के मोबाइल पे टेलीकॉम नेटवर्क सेंड कर सकते हैं। क्योंकि बाकी अगर हम चीज़ें इसमें डालेंगे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसमें आती है या और भी काउंटर जो एनसीओसी भी आते हैं, जस्ट आपको उसको एज ए वैक्सीनेशन एज ए इंफॉर्मेशन रखें। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो वैक्सीनेशन या गवर्नमेंट है, और जो मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स। ठीक है, ठीक है। चल बुशरा प्लीज कंटिन्यू करें। अल्लाह बुशरा तो उसको जी, फर्दर अगर जैसे इस तरह जवाद, की। जस्ट जी जी गिव जवाद, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे वो कॉल कर रहे हैं, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है। ओके, जब आप अवेलेबल हो फिर आप बता दीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे यासिर भाई कह रहे थे कि अगर तो हम चाहें कि गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि
हमारे स्टेक होल्डर अगर हम बना दें, कोई नादरा का जैसे एक स्टेक होल्डर हो सकता है, ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल्स एक स्टेक होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट खुद एक स्टेक होल्डर हो सकती है, और फोर्थ हमारा स्टेक होल्डर कौन हो सकता है, जो कि हमें वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, राइट। इस तरह की 4 ऑर्गेनाइजेशन से एक हमारे पास एक नेटवर्क बन सकता है। तो अगर हमारे पास इस तरह से 4 ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क है और गवर्नमेंट चाहती है कि जो पेशेंट्स का डेटा है वो हम लोग गेट करें फ्रॉम नादरा, तो ऑब्वियसली ये वाला डेटा अगर हम सिर्फ आपस में 2 पार्टिसिपेंट शेयर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो वाला डेटा हम क्या करेंगे, एक चैनल क्रिएट कर लेंगे बिटवीन गवर्नमेंट एंड नादरा, तो वो आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो डेटा है जो नादरा में शो हो रहा है वो किसको दिखे, हॉस्पिटल्स को भी दिखे। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि वो शेयर ना करें, बट स्टिल सारी जो यूजर्स हैं उनका डेटा वो चाहेंगे कि लिमिट ही रखें, सिर्फ उनका शेयर हो जो आपके पास वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो आप पॉसिबल होगा थ्रू क्रिएटिंग अ चैनल। आगे फिर हमारे पास सिक्योरिटी एंड मेंबरशिप सर्विसेज वाला पॉइंट आता है, कंसेंसस आता है। जैसे हमने कंसेंसस पढ़ा था विद प्रूफ ऑफ वर्क वाली अप्रोच थी हमारी। प्राइवेट नेटवर्क में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने बोला मॉड्यूलर डिज़ाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी हम शो कर सकते हैं, जो आपकी नीड है उस हिसाब से आप अपना एल्गोरिथम भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन में अब अगर आपको पता हो कि इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क से किस पे जा रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपना जो एल्गोरिथम है उसको चेंज करने के लिए। बट इफ़ यू आर ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मॉड्यूलर डिज़ाइन है, आप चाहते हैं कि मैं अभी अपने पास कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना चाहता हूँ, PBFT यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना खुद का जो भी एल्गोरिथम है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको प्लग इन कर सकते हैं। अच्छा, फिर सिक्योरिटी एंड मेंबरशिप सर्विस, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप जैसे 4 ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क बना हुआ है तो कोई भी आपको एक्सेस कर सकता है और कोई भी ज्वाइन कर लेगा, नहीं। जिसके पास सर्टिफिकेशन होगी, जो अलाउड पार्टिसिपेंट्स होंगे, जैसे अगर 4 ऑर्गेनाइजेशंस अलाउड हैं और उन्हीं के एम्प्लॉयज अलाउड हैं तो वो ही एक्सेस कर सकते हैं। बाकायदा सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अलाउड नहीं है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क या फिर नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि वो नेटवर्क का पार्ट बन सके। जी जवाब। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी कंसेंसस तक हो गया। जी हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से करना है। थोड़ा अपना माइक क्लोज कर लें, पहले ठीक आ रही थी आवाज। अभी आ रही है? जी जी। एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग देखते हैं, इसका सैंपल नेटवर्क कि किस तरह का हमारा जो फैब्रिक का नेटवर्क है वो किस तरह का होता है। अच्छा, इस नेटवर्क में पहले तो ये समझते हैं कि बाहर क्या कौन सी चीज़ें हैं, फिर अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो A1 है, A2 है, ये हमारी क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। उसके बाद जो उसके नीचे बिल्कुल CA0, CA1, CA2 ये सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनसाइड द नेटवर्क ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये जो आपका ये रेक्टेंगल शेप का जो है ये आप ये शो कर रहा है फैब्रिक नेटवर्क। ठीक है। C1 हमारा चैनल है। ठीक है। P1 P2 पीयर्स हैं। ठीक है। और हर एक पीयर के ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। ये जो S5 लिखा हुआ है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पीयर ने होस्ट किया हुआ है। एक पीयर मोस्टली 2 चीज़ें होस्ट करता है, एक लेजर होस्ट करता है, सेकंड वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होस्ट करता है। ये जो L1 है इसका मतलब है लेजर। ठीक है।
तो 2 पीयर्स हैं हमारे, ये जो C1 है चैनल, इसके ऊपर 2 पीयर्स हैं, ठीक है। और उन पीयर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और लेजर जो है, लेजर की जो एक कॉपी है वो एक स्मार्ट इसके पास पीयर के पास होस्ट हुई हुई है, ठीक है। फिर राइट साइड पे देखें, यहाँ पे O और L1 लिखा हुआ है। ये O क्या चीज़ है? O हमारा ऑर्डरिंग सर्विस है। ऑर्डरिंग सर्विस में बताती हूँ कि क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, तो वो उसका जो टॉपिक आएगा तो पता चल जाएगा। बस ये याद रखें कि ये भी एक जो है वो नेटवर्क का पार्ट है, ये एक रोल है। ये देखते हैं ये रोल क्या है। उसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाएं तो ये आपको ये ट्रायंगल जो है शेप में नज़र आएंगे और नीचे CC1 लिखा हुआ है। अब ये याद रखना है कि जो चैनल होता है वो किस तरह वो किस चीज़ को फॉलो करता है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो वो हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें। ये CC1 का मतलब है चैनल कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ में हमने ये बताना है कि जो एक स्पेसिफिक चैनल है इसकी क्या कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी मींस ये इस पे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, पहले तो। फिर उनकी क्या क्या वो हैं, परमिशंस क्या क्या हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो कितनी एक्सेस है एक बंदे के, मतलब एक एंटिटी के पास, ठीक है। ये जो R1, R2, R3 है, R0 है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को ना शो करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि R1 ऑर्गेनाइजेशन 1 को शो कर रहा है, R2 ऑर्गेनाइजेशन 2 को, और R0 ये भी एक मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल, ठीक है। तो ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें नेटवर्क में कोई चीज़ अगर जो है वो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पूछ लें। अभी सिर्फ ये देखें कि इसमें है कौन कौन सी जो है वो कंपोनेंट्स हैं बीच में, मतलब कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, कौन कौन से रोल्स हैं। बाकी इनके अपने टॉपिक्स अभी आते हैं तो मैं क्लियर करती हूँ कि क्या क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी हसन का। भाई का क्वेश्चन, जी, हसन भाई हसन। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछ रहा था इसको जो आपने अभी दिखाया सैंपल नेटवर्क को, उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे किसी यूज केस से? फॉर इंस्टेंस वो जो फूड सप्लाई का एक हमने एग्जांपल बताई थी मंजूर साहब ने, उससे रिलेट कर सकेंगे? अगर उसमें सप्लाई चेन में मुख्तलिफ फार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला बंदा है, तो वो कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे और नोड्स वो किन की होगी? अच्छा, इसमें जो मुझे बेटर लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि पहले हम समझ लें कि इसमें सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या कर रही है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, जो कि आगे एक्सप्लेन होने वाला है। फिर जब हम ये एंड में जो हमारे पास एक एग्जांपल है, बुशरा आप वो समझाएंगी ना तो ज़्यादा मेक सेंस करेगा बनिस्बत इसके कि आप अभी से ये चीज़ समझाएं। तो हसन भाई ये पहले समझ लें, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या है, मेंबरशिप सर्विस क्या है, और ऑर्डरिंग सर्विस क्या है, जो कि यहाँ पे एक आर्किटेक्चर सैंपल नेटवर्क में हमें दिख रही है। ये सारी चीज़ें पहले हम उनको समझ लेंगे, फिर जब वो एक्सप्लेन करेंगी ना बुशरा, तो आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल चीज़। ओके, तो ठीक। बुशरा आप इसको कंटिन्यू कर लें और जो भी आगे टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन कर दें। जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें वो आइडेंटिटी का है, ठीक है। तो वो देखते हैं वो क्या होती है। अच्छा, इसमें एक पहले हम ये देखें कि इम्पोर्टेंट एक्टर्स कौन से हमारे फैब्रिक नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। इसमें हमारा एक पीयर्स का है कि पीयर एक जो है वो रोल है, एक एंड्रोसर का रोल है, एक ऑर्डर है, एक क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो ये आपके जो मेन बेसिक रोल हैं जो वो के फैब्रिक नेटवर्क के ऊपर जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऑल एक्टर्स हैव अ डिजिटल आइडेंटिटी इनकैप्सुलेटेड इन X.509 स्टैंडर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, कि जो भी हमारे एक्टर हैं फैब्रिक नेटवर्क के ऊपर उन सब के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। एक उनके पास डिजिटल आइडेंटिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। और जो ये जो X.509 है ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि जो इनके पास सर्टिफिकेट होगा उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो किस उसको फॉलो करेगा, किस टाइप का होगा, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये जो ये X.509 स्टैंडर्ड है, ठीक है। और डिजिटल आइडेंटिटी किस तरह है, वो सबके पास जो है वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। बस ये भी याद रखना है कि जो भी एक्टर्स हैं वो नोन हैं और उनके पास डिजिटल आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स डिटरमिन परमिशंस ओवर रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो हर आइडेंटिटी के पास जो भी सर्टिफिकेट मौजूद है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है
कि इस बंदे की कितनी कौन सी परमिशन है, किस रिसोर्स पे कितनी जो है वो एक्सेस है उसकी, और किस इंफॉर्मेशन उसके पास किस किस इंफॉर्मेशन की उसके पास एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी एक है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये जो सैम्पल नेटवर्क में आपने देखा था ना लेफ्ट साइड पे कि वो CA1 CA0 वगैरह लिखा हुआ था, वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सिंपली समझने के लिए ये है कि डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स टू डिफरेंट एक्टर्स, ठीक है, बस यही याद रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सर्टिफिकेट्स टू फैब्रिक के जो भी एक्टर्स हैं उन सबको एक एक आइडेंटिटी दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ये देखें, ये एक वो है पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक स्टोर है राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ इस स्टोर पे ये कार्ड्स आपके एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ये जो एक कस्टमर आया है इसके पास एक डिजिटल आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। बस यहाँ इसको यहाँ तक ही देखें कि इसने किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से एक डिजिटल सर्टिफिकेट लिया हुआ है एज इन द फॉर डिजिटल आइडेंटिटी, बस ये शॉपिंग करने जा सकता है अभी बस इसको यहीं तक रखें। अभी नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो फिर ये जो स्टोर वाला कॉन्सेप्ट है ना ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी सबको क्लियर है कि क्या क्यों जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक वो MSP का है। MSP का क्या मतलब है? मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। इसके नाम से इस तरह लग रहा है जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, बट एक्चुअली ये कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसका एक डिफरेंट रोल है। वो इसका देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इस मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ परमिशन आइडेंटिटीज़। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे देखें तो ये ना एक फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर जो भी डिजिटल आइडेंटिटी है उसकी जो है पब्लिक कीज़ पड़ी हुई होती हैं, और वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कि आपने ये देखना है कि मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर का ये काम है कि डिजिटल आइडेंटिटीज़ तो बहुत से लोग लेके आ गए हैं, ठीक है, बट उनमें से हमारे नेटवर्क का पार्ट जो होंगी उनकी पब्लिक कीज़ हमने उस फोल्डर में डाल दी हैं। तो मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली ये इंश्योर कर रहा है कि कौन सी डिजिटल सर्टिफिकेट जो डिजिटल आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने नेटवर्क पे अलाउ करनी है। सर लिखा हुआ है कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ परमिशन आइडेंटिटीज़, नॉट जस्ट आइडेंटिटीज़। कोई भी अगर आके कहता है कि मेरे पास ये डिजिटल आइडेंटिटी है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो हम हर एक को तो अलाउ नहीं करेंगे ना। तो ये इंश्योर कर रहा है कि कौन सी परमिशन आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हमने अलाउ करना है फैब्रिक नेटवर्क पे, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है अलाउ आइडेंटिटीज़ टू बी ट्रस्टेड, कि जो ट्रस्टेड आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं का जो है वो पब्लिक की पड़ी हुई है उस फोल्डर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अलाउ आइडेंटिटीज़ टू बी रिकॉग्नाइजेबल बाय द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, कि हमारे लिए ये तो ज़रूरी है एक चीज़ कि हमने जो यूज़र्स हैं उनके पास एक डिजिटल आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है, बट जो हमारा नेटवर्क है उनको भी तो पता हो ना कि ये बंदा जो है वो अलाउेबल है। तो ये कौन मेक श्योर कर रहा है? ये आपका मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर जो MSP है वो इंश्योर कर रही है। इसमें अगर थोड़ी सी ये दोबारा देखते हैं, अब ये जो कस्टमर है ये इसने ना एक डिजिटल आइडेंटिटी या डिजिटल सर्टिफिकेट कह लें वो लेकर आ गया कहीं से, ठीक है, बट स्टोर ये कहता है कि मेरे पास जो एक्सेप्टेड जो है ना वो आइडेंटिटी वो ये वाली होंगी जो राइट साइड पे इसने ब्लू वाले बॉक्स में बताई हुई हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर इस तरह लें कि कोई भी हम किसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, हमारे पास सपोज एक क्रेडिट कार्ड जो है मौजूद है, ठीक है, बट जो स्टोर कहता है कि नहीं मेरे हम तो सिर्फ डेबिट कार्ड जो है वही तो एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड नहीं करते। या सपोज किसी स्पेसिफिक कंपनीज का बता दे कि जिस तरह वो कहेगा कि हम लोग वीज़ास के कार्ड जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं बट किसी मास्टर के नहीं करते और किसी कंपनी के नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कस्टमर के पास जो आइडेंटिटी मौजूद है वो वैलिड नहीं है या वो उसके पास वैलिड मौजूद है, बट ये भी ज़रूरी है कि स्टोर जो है वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो जो स्टोर एक्सेप्ट करने वाला काम है वो आपको यहाँ पे आपका MSP कर रहा है। MSP ये बता रहा है कि कौन सी डिजिटल आइडेंटिटी हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो रही है नेटवर्क में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट एक दो जो है कॉन्सेप्ट इस तरह जो है लिखे हुए हैं। अच्छा, इसकी समरी इस तरह है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ जनरेट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट हमारी जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सर्टिफिकेट्स, मतलब बना रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डैट रिप्रेजेंट आइडेंटिटीज़, जो कि आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड MSP कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ परमिशन आइडेंटिटीज़। तो होपफुली दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अगर नहीं क्लियर तो अभी पूछ लें।
अच्छा नेक्स्ट हमारा इसमें जी टाइम शॉर्ट है, अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा पॉलिसीज़ का है, ठीक है। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? अच्छा जिस तरह हम लोग वैसे नॉर्मली जो जनरल पॉलिसीज़ का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किसी भी चीज़ को हमने किस तरह गवर्न करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। वो ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि हु एंड व्हाट सच एज एक्सेस और राइट्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवर एन एसेट, ठीक है। ये पॉलिसी में हमें पता है कि जो हमारा CEO है या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, जो एक इंडिविजुअल डेवलपर है उसके क्या राइट हैं, ये सब कुछ हमें पॉलिसीज़ बता रही होती हैं, ठीक है। अच्छा फैब्रिक में इस पॉलिसी का क्या मतलब है? फैब्रिक पॉलिसीज़ आर यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कि जो ओवरऑल हमारा क्या कहते हैं फैब्रिक नेटवर्क है वो किस पे बेस कर रहा है, वो एक पॉलिसीज़ पे बेस कर रहा है। सपोज ये कि 4 ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मिलके एक फैब्रिक नेटवर्क बनाया तो सबसे पहले उन्होंने आपस में मिलके एक मीटिंग की होगी, उसमें उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया होगा कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा और उनका इतना इतना एक्सेस राइट होगा। और अगर कोई बंदा कोई और ऑर्गेनाइजेशन 5 ज्वाइन करना चाहती है सेम नेटवर्क को, तो वो किस तरह जो है मतलब वो ज्वाइन कर सकेगी, कौन उसको अलाउ करेगा, कितने लोगों की कंसेंसस हो, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। और हाउ अ चेंज टू, ये सेकंड नंबर स्पेस 4 पे ये लिखा हुआ है कि हाउ अ चेंज टू द नेटवर्क विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इस तरह का सारा जो एग्रीमेंट है वो आपका पॉलिसीज़ कहलाता है फैब्रिक नेटवर्क पे। और लास्ट क्या है, पॉलिसीज़ कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एक्सेस टू अ गिवन रिसोर्स। यही मतलब कि किस जो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या एक्सेस राइट्स हैं रिसोर्स पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है जिसके पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या चेन कोड है वो उसका जो पीयर है स्पेसिफिक वो उसको होल्ड कर सकता है, होस्ट कर सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फैब्रिक नेटवर्क है उस पर हर ऑर्गेनाइजेशन के पीयर के पास जो है वो चेन कोड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लें वो उसके पास होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं हमारी हैंडल होंगी पॉलिसीज़ में, जो कि हमें डिफाइन करनी होंगी फॉर फैब्रिक नेटवर्क एंड फॉर चैनल एज वेल, ठीक है। अच्छा मोहम्मद यासिर, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपका। जी यासिर, हम लोग जो है वो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। तो इन द एंड जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये टाइम शॉर्ट है मैम हमारे पास। टाइम शॉर्ट है, मैं भी इसलिए कंसर्न रेज कर रहा था। इफ यू कैन कवर देन डोंट हैव एनी इशू, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। ये इसीलिए एग्रीमेंट का एग्जांपल दिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी सपोज ये सप्लाई चेन की एग्जांपल ले लें कि कोई भी अगर सपोज ये जो पूरा सप्लाई चेन का नेटवर्क बनाया तो सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले मिलके बैठी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सब, ठीक है, कि जो जो नेटवर्क का पार्ट बनना चाहती हैं और उसके बाद जो है वो जो भी एग्रीमेंट होगा उनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फैब्रिक पॉलिसीज में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पीयर्स का, ठीक है। पेयर्स क्या करते हैं? अच्छा पेयर जो है हमारे फंडामेंटल एलिमेंट हैं फैब्रिक नेटवर्क पे, ठीक है। पेयर जो है वो दो चीज़ें होस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो लेजर होस्ट करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होस्ट करते हैं। जिस तरह मैंने नीचे जो है एक एग्जांपल भी दी हुई है, इसमें पिक्चर में जो है वो देख सकते हैं आप लोग कि एस फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एल फॉर लेजर। और देखें ये जो राइट साइड पे एक पूरा इसके लिए पीयर्स को डिफाइन करने के लिए एक डायग्राम भी देख सकते हैं कि P1 सपोज ऑर्गेनाइजेशन 1 ने अपना पीयर दिया हुआ है P1 के नाम से, और P2 जो है ऑर्गेनाइजेशन 2 की तरफ से आया हुआ है, और P3 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन 3 की तरफ से आया हुआ है। कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक एक पीयर दिया हुआ है, जिनके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और जिनके पास लेजर की कॉपी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी कॉपी है। ये एक्चुअल क्योंकि कॉपी पड़ी हुई है ना, सेम ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो सबके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें ये जो एग्जांपल है, ये जो पिक्चर है, इसमें जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस तरह रेड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ए जो कि रेड में शो हो रही है इसने अपने 2 पीयर दिए हुए हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन 2 है येलो में टॉप पे, इसने अपने 3 जो है वो पीयर्स दिए हुए हैं। A3 ने अपने 2 पीयर्स दिए हुए हैं और A4 ने ऑर्गेनाइजेशन 4 जो ग्रीन में है इसने अपना एक पीयर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ने सेम जो नेटवर्क है वो ज्वाइन किया हुआ है।
अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लेजर का है, और लेजर का जो कॉन्सेप्ट है ये जो फैब्रिक की, क्योंकि ये जो सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से बनी हुई हैं, तो इसमें जो लेजर का एक कॉन्सेप्ट है ओवरऑल ब्लॉकचेन का, तो उससे ज़रा अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि बाकी जो आपका अगर कोई पहले का कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर लेजर को लेके तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेजर जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दो पार्ट्स जो हैं वो ये लॉजिकली बताए हुए, फिजिकली इसका कोई जो है वो पार्ट नहीं है, लॉजिकली हमें सिर्फ समझाने के लिए इन्होंने ना दो पार्ट्स बताए हुए हैं। किस तरह के, एक लेजर का फर्स्ट पार्ट है वर्ल्ड स्टेट, और जो सेकंड पार्ट है वो ब्लॉकचेन का है, ठीक है। अब वर्ल्ड स्टेट क्या चीज़ है, ये हमारी करंट स्टेट है कि अभी इस टाइम पे, जिस तरह अभी 5:51 हो रहे हैं, तो इस टाइम पे एक स्पेसिफिक वेरिएबल का कह लें या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या स्टेट है, ठीक है। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो करंट बैंक बैलेंस क्या है, कि मेरा अकाउंट जो है उसमें अभी क्या बैलेंस है, ठीक है। बाकी पीछे जो कुछ हुआ है उसको छोड़ दें, फिलहाल कौन सा इतना बैलेंस है मुझे वो बताएं, तो वो हमारी वर्ल्ड स्टेट कहलाती है, ठीक है। और सेकंड क्या है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। ये जो है वो हमें इसी की बैंक वाले की एग्जांपल इसमें लिखी हुई है कि ब्लॉकचेन, जिसमें आपको पता होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुकी हैं उन सब का जो है वो डाटा आपका ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। और बैंक वाली एग्जांपल अगर लें तो जो अभी करंट स्टेट है, मतलब मेरा भी अगर सपोज 1 लाख बैलेंस है इन माय अकाउंट, तो वो किस तरह आया है, कौन से मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास सपोज 5 लाख थे, उसमें से मैं कम कर दी गई, क्रेडिट डेबिट करती गई, तो अभी फिलहाल मेरे पास 1 लाख रह गया। तो 1 लाख मेरा वर्ल्ड स्टेट है, और ब्लॉकचेन क्या है, जितनी भी मैंने क्रेडिट डेबिट किए हैं ना, जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो वो हमारी कहाँ सेव हो रही हैं, वो ब्लॉकचेन में सेव हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह नीचे देखें पिक्चर के अंदर कि जो लेजर है इस पे लेफ्ट साइड पे इसकी दो वो दिखाई हैं, पार्ट्स दिखाए गए हैं कि वो नीचे ब्लॉकचेन है, ठीक है, और जो ऊपर क्या है, ये वर्ल्ड डब्ल्यू जो है वो वर्ल्ड स्टेट को शो कर रहा है। और ये वर्ल्ड स्टेट कहाँ से आई है, ये हमारी ड्राइव हुई है, ब्लॉकचेन से ड्राइव हुई है। ब्लॉकचेन में क्या पड़ा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। अभी ये देखें इसको वर्ल्ड स्टेट को इसने इस तरह शो किया हुआ है। अब इस वर्ल्ड स्टेट को मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये देखें, अब ये वर्ल्ड स्टेट हमारी जो है इसके अंदर दो स्टेट्स अभी पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक कार 1 की पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें ऑडी की डिटेल पड़ी हुई है वर्जन 0 पे, और कार 2, अभी कार 2 जो है वो एक डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट या कह लें डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्टेट है। कार 1 एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और कार 2 एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये एक की स्टेट्स नहीं पड़ी हुई कि पहले ये स्टेट है फिर ये स्टेट है, तो दिखाएंगे यहाँ पे। एक की वैल्यू जो है वो ऑडी है, सेकंड जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है आपकी पड़ी हुई है, स्टेट पड़ी हुई है, जिसमें टाइप BMW है, फिर रेड है और ऑनर ये। और ये वर्जन 0 क्या चीज़ है कि इस स्पेसिफिक टाइम में, मतलब एक अभी ये वर्जन 0 पे है, बाद में मैं अगर सेकंड वाली जो स्टेट है इसकी वैल्यू अगर चेंज करती हूँ, जैसे BMW मेरे पास अभी कलर रेड में पड़ी हुई है, जो ऑनर है इसका वो चाहता है कि मैं रेड के बजाय इसको पेंट कर दूं, वाइट पे कर दूं, ठीक है। तो अब मतलब एक चेंज आ गया, ठीक है। तो वो चेंज जब ब्लॉकचेन में सेव होगा तो वर्जन 1 हो जाएगा, अभी 0 है फिर वो 1 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की स्टेट्स में चेंजेस आती रहेंगी तो वो वर्जन नंबर 1, 2, 3 होता रहेगा। और ये वर्जन जो होती है पीछे बैकएंड में हमारे इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं, मतलब जो वो होते हैं डेवलपर्स होते हैं उनके लिए हैं, फ्रंट पे कुछ नहीं है, तो ये उनके यूज़ के लिए वर्जन 0 है। तो ये आपकी वर्ल्ड स्टेट की एग्जांपल एक बताई हुई है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट पड़ी हुई है। ये वर्ल्ड स्टेट है, अच्छा। और ये जो है वो ब्लॉकचेन, जो उसका लेजर का सेकंड पार्ट है दैट इज़ ब्लॉकचेन, तो उसका जो है वो बताया हुआ है एक पिक्चर की फॉर्म में समझा रहे हैं कि ये देखिए, ये इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, और ये सारी जो आपकी हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन जो लेजर का सेकंड पार्ट है ब्लॉकचेन, उसमें मेंटेन हो रही हैं इम्यूटेबल फॉर्म में। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, लेजर का जो भी मतलब समझाया, एक वर्ल्ड स्टेट और सेकंड ब्लॉकचेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डरिंग सर्विस का है। वो जो अपने फैब्रिक के नेटवर्क में देखा था ना, उसमें था बॉटम राइट पे जो ओ लगा हुआ था, वो क्या चीज़ है, वो ऑर्डरिंग सर्विस है। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि फैब्रिक नेटवर्क में ऑर्डरिंग सर्विस का जो है वो क्या रोल है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डरिंग सर्विस
ऑर्डरिंग नोड, ऑर्डरर परफॉर्म्स ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग। जो एक सिंगल नोड है, जो सिंगल एक कंप्यूटर कह लें, एक जो सिंगल आपका कंप्यूटर है उसका नाम ऑर्डरर है, सिंगल नोड का नाम ऑर्डरर है। और जब डिफरेंट ऑर्डरर मिल के जो है वो एक चीज़ परफॉर्म करेंगे, ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डरिंग सर्विस बन जाएगी। जिस तरह सेकेंड पॉइंट पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑर्डर नोड्स टुगेदर फॉर्म अ ऑर्डरिंग सर्विस, ठीक है। और इस ऑर्डर नोड का क्या कहते हैं, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इनकी ड्यूटी है ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग परफॉर्म करना, ट्रांजैक्शंस को ऑर्डर में लेके आना, कि पहले ये ट्रांजैक्शन आएगी 0 पे, फिर ट्रांजैक्शन 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। उनको ऑर्डर में करना किसका काम है, ऑर्डरिंग सर्विस का काम है, ठीक है। और थर्ड में क्या है कि ऑर्डर नोड्स बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव डिजिटल आइडेंटिटी सेम लाइक पीयर्स। और जो ऑर्डर नोड्स हैं, अब ये भी नहीं हो सकता कि ऑर्डर नोड्स कहीं से अननोन आ गए हैं, उनकी भी एक अपनी जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी है, और उनका वो उन्हें भी एमएसपी उनकी भी होगी कि एमएसपी के अंदर उनका भी अगर डिजिटल आइडेंटिटी का उनको फोल्डर के अंदर भी उसका है, पब्लिक ही है, तभी वो रिकॉग्नाइज करेगा नेटवर्क, ठीक है। तो इनका भी सेम लाइक पीयर्स ही हो जो है ना वो कर होते हैं कि इनके पास डिजिटल आइडेंटिटी मौजूद होती है, ठीक है। और ये ऑर्डर भी बिलोंग टू, जिस तरह 4 ऑर्गेनाइजेशन की हमने एक एग्जांपल ली थी ना, तो ऑर्डर भी उनमें से चारों में से एक का, दो का, ये जिस तरह पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्डर नोड भी देंगी, ठीक है, और उनका डिफरेंट रोल होगा, तो ये भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो है वो नोड आया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग, इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग के अलावा भी ऑर्डरिंग सर्विस के और भी बहुत सारे जो है वो काम होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ जो है वो मेन काम है ना उनका, वो ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग का है। अब ये ट्रांजैक्शन फ्लो पढ़ते हैं तो उसमें बल्कि आ गया है ये, अच्छा ट्रांजैक्शन फ्लो इसको देखते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन फ्लो के 3 पार्ट होते हैं, 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, 2, 3। फेज़ 1 में प्रपोजल है, और सेकंड पे जो है वो ऑर्डरिंग एंड पैकेजिंग ट्रांजैक्शंस इनटू ब्लॉक्स, एंड फेज 3 वैलिडेशन एंड कमिट। अच्छा, इसमें ना 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं फेजेस को, ताकि क्लियर हो जाए कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रही है। तो यहाँ से फेज़ 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये फेज़ 1 हमारा प्रपोजल का फेज़ है। वो जो हमने फैब्रिक नेटवर्क में जो हमने देखा था ना A1 A2, वो क्या चीज़ थी, वो क्लाइंट एप्लीकेशन थी, जिस टाइम मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करती है कि वो ये देखें, ये चीज़ T1 P1 प्रपोजल है, T1 ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट किसने की है, क्लाइंट एप्लीकेशन ने एक ट्रांजैक्शन का प्रपोजल, वो ये प्रपोज कर रही है कि मैं ये चेंज चाहती हूँ, मेरे पास जो BMW है वो मैंने पहले रेड थी, ठीक है, अब मैं उसे वाइट करवा चुकी हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ब्लॉकचेन में सेव हो जाए, ठीक है। अब उसने एक प्रपोजल बना दिया, उसने सेंड कर दिया। अब सेंड इसने कहाँ किया है, इसने सेंड यहाँ किया है सेट ऑफ एंडोर्सिंग पेयर्स। अब ये जो एंडोर्सर्स हैं, ये भी एक रोल है, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि एक्टर्स के अंदर एक एंडोर्सर भी एक रोल होता है। अब इनका क्या रोल होता है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, ये जो एंडोर्सर्स भी हैं, ये भी उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही आए हुए हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए, इनका भी वही जो है ना, इनके पास भी एक डिजिटल आइडेंटिटी मौजूद होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो सेट ऑफ 4 पीयर्स हैं, इन सब के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है, और लेजर भी है। जब इन्होंने, इनके पास ये एक प्रपोजल आया है, क्लाइंट एप्लीकेशन ने सेंड किया है, तो इन्होंने क्या किया है कि इस क्लाइंट एप्लीकेशन ने जो प्रपोजल दिया है, इन्होंने अपने पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन किया है सबसे पहले, कि जो क्लाइंट एप्लीकेशन ने जो प्रपोजल बना के भेजा इसका रिज़ल्ट वही है। फिर तब इन्होंने देख लिया, कंफर्म कर लिया कि ठीक है, इसका इनका रिज़ल्ट ठीक है। अब क्या किया इसने जो एंडोर्सर्स हैं E1 E2 E3 E4, इसने इस सेम प्रपोजल के ऊपर अपना एक सिग्नेचर कर दिया, इनको इंट्रोज कर दिया कि ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने वोट दे दिया, ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रपोजल को हमने वोट दे दिया। अब फिर इन्होंने क्या किया है कि रिस्पॉन्स दिया है क्लाइंट एप्लीकेशन को इस तरह, देखें T1, ये R1 रिस्पॉन्स है फ्रॉम एंडोर्सिंग पीयर्स, ठीक है, इसने लिख दिया E1 E2 के E1 और E2। सपोज हम लोगों ने पॉलिसी में ये डिफाइन किया हुआ था कि मिनिमम 2 एंडोर्सिंग पीयर्स का एक स्पेसिफिक चेंज पे उनका एग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस तरह अगर E1 और E2 ने अपना साइन कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, इन्होंने अपना वोट दे दिया। अब जो क्लाइंट एप्लीकेशन को रिस्पांस मिला है इन एंडोर्सिंग पेयर्स की तरफ से, वो इस तरह का कुछ मिला है, ठीक है।
अब उनके पास उसके पास जो क्लाइंट एप्लीकेशन के पास जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स है वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। उस पर उन्होंने अपना एक ना वो वोट दे दिया कि हम लोग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हमारा फर्स्ट फेज़ हो गया प्रपोजल का, ठीक है। अब इसका सेकंड फेज़ देखते हैं। अच्छा, सेकंड फेज़ हमारा है क्या, ऑर्डरिंग एंड पैकेजिंग ट्रांजैक्शंस इनटू ब्लॉक्स। अभी हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन है और इसके पास जो है वो इस तरह का एक प्रपोजल बना हुआ है, पड़ा हुआ है, जिसके पास वो E1 और E2 ने वोट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया इस क्लाइंट एप्लीकेशन ने, पहले तो इसने उसको एंडोर्सिंग पेयर्स को सेंड किया था ना, अब ये सेंड किसे करेगा, अब ये ऑर्डरिंग सर्विस को इस पूरी को ये इसको सेंड करेगा, ठीक है, करेगी। तो इस ऑर्डरिंग सर्विस में देखें डिफरेंट ऑर्डर्स हैं मौजूद, ऑर्डर नोड्स हैं, ठीक है। अब इस ये देखिए मैंने बताया था ना कि जो ऑर्डरिंग सर्विस है वो डिफरेंट ऑर्डर से मिलके बनती है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑर्डर कौन है और ऑर्डरिंग सर्विस किस तरह मिलके बनी है इनसे। तो ये एप्लीकेशन जो है हमारी, इसने इस ऑर्डरिंग सर्विस को ये जो प्रपोजल है ये सेंड कर दिया। अब इनके ऑर्डरिंग सर्विस के एंड पे क्या हो रहा है, ऑर्डरिंग सर्विस ने ये चीज़ उठाई, प्रपोजल उठाया, कोई चीज़ और परफॉर्म नहीं की, कोई वैलिडेशन कुछ वेरिफिकेशन नहीं की। इनका बस काम है कि ट्रांजैक्शन को ऑर्डर करना कि अब ये 1 पे आ गई, ये 2 पे आ गई, ये 3 पे आ गई, ये 4 पे आ गई, और उन ट्रांजैक्शन को उठा के इन्होंने एक ब्लॉक में डाल दिया। देखें इनका क्या रोल है, ये रहा कि ट्रांजैक्शंस आर ऑर्डर्ड एंड पैकेज इनटू ब्लॉक्स। बस ऑर्डरिंग सर्विस ने यहाँ पे यही काम किया कि ट्रांजैक्शन ली, उसको जो है वो ऑर्डर किया और नंबर 1 लगाया और उसके बाद ब्लॉक में डाल दिया। अब ये इस तरह की हो गई है कि अब ये ब्लॉक की फॉर्म में आ गई है हमारे पास, B2 जो है वो ब्लॉक को शो कर रहा है, ठीक है। ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 के एंड में हमारे पास ऑर्डरिंग सर्विस के पास इस तरह का ब्लॉक आ गया है, और जो ऑर्डरिंग सर्विस है इसको एक्सेस कौन कौन कर रहा होता है, इसको सिर्फ एक क्लाइंट एप्लीकेशन नहीं कर रही होती, एक टाइम में बहुत सारी क्लाइंट एप्लीकेशंस कर रही होती हैं, तो वो सबसे वो इस तरह का रिस्पॉन्स लेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन का जिस पे उन्होंने साइन किए हुए इंट्रोसर्स हैं, और उन सबको पकड़ के एक ब्लॉक में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ जो है वो इन द एंड ऑफ फेज़ 2 हमारे पास चीज़ आ जाएगी, ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, थर्ड फेज़ जो लास्ट फेज़ है हमारा, वैलिडेशन एंड कमिट। अच्छा ये देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये वही ऑर्डरिंग सर्विस जो है जिनके पास इस फॉर्म में ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इन्होंने इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं वो किधर सेंड कर दिए हैं, वो इन्होंने पीयर्स को सेंड कर दिए हैं, ठीक है। पीयर्स कौन से हैं, जिनके पास एक लेजर की कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है, और लेजर के अंदर क्या क्या है वही मैंने जो बताया था, वर्ल्ड, स्टेट है और वो ब्लॉकचेन है, तो इनके पास पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा ये इसने क्या किया, ऑर्डरिंग सर्विस ने ये जो ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन है वो जितने भी नेटवर्क पे पीयर्स हैं उनको सेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इसको शो कर रहा है कि इसने इसको सेंड कर दी, फिर P2 को सेंड की, P3 को क्या की, सेंड कर दी। अच्छा इसमें जो पीयर्स के एंड पे क्या काम है, इन पीयर्स ने इस ब्लॉक को लिया, ठीक है, ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डरिंग सर्विस ने अपना काम कर दिया, जो ब्लॉक हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पीयर्स को। अब पीयर के एंड पे क्या हो रहा है, पीयर ने एक एक ब्लॉक को खोला, उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उनको वैलिडेट किया, उन पे देखा कि इस पे उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट देखेंगे ना कि इस स्पेसिफिक एंडोसर ने इस पे वो अपना जो वोट दिया है या नहीं दिया, ठीक है। अगर जो दिया है तो ठीक है, ये उन्होंने कहा वैलिड, अगर नहीं दिया तो वो वापस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने अपने जो हर एक के पास अपना अपना लेजर था ना, वो ब्लॉक उन्होंने अपने लेजर में ऐड कर लिया, तो सारों के पास सेम कॉपी हो गई कि ये जो है वो है क्या कहते हैं, इसमें जो मतलब वैलिडेट करके और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक जो है वो अपने लेजर में ऐड कर लिया, तो इस तरह सारे पीयर्स के पास सेम कॉपी ऑफ लेजर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा पूरा जो एक साइकिल है ट्रांजैक्शन का वो कंप्लीट हो गया फेज़ 3 पे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 ही कॉन्सेप्ट रह गए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ये ट्रांजैक्शन का जो फ्लो है। मैम एक क्वेश्चन था। जी मैम की जो वैलिडेशन है ये सारी नोड्स करती हैं या मेजॉरिटी करती है? अच्छा ये जो है वैलिडेशन हम लोग, जिसने मैंने पहले बताया ना कि पॉलिसीज़ के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सपोज 4 हैं, उनमें से हम लोग कहते हैं कि 4 के बजाय 3 ऑर्गेनाइजेशन के पास पीयर नोड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और वो पीयर मतलब ये सारे रोल्स ना डिफाइन हुए हुए हैं कि पीयर का भी एक अपना रोल है, एंड्रोसर का अपना रोल है, ऑर्डर का अपना रोल है, ठीक है।
तो ये रोल के हिसाब से जो है वो कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि भी सब Okay. हो सकता है हमारी पॉलिसी में ये लिखा हुआ कि सब नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ उनमें से कुछ करेंगे, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। रोल्स को बस Okay, ma'am. माइंड रखना है कि कौन सा रोल क्या काम कर रहा है। Thank you, ma'am. ओके, अच्छा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड चेन कोड। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड चेन कोड। माइक प्लीज म्यूट करते हैं। बासित अपना माइक प्लीज म्यूट कर दें, थैंक यू। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड चेन कोड्स, इसमें क्या है, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस द एग्जीक्यूटेबल बिजनेस लॉजिक दैट जनरेट्स न्यू फैक्ट्स दैट आर एडिड टू द लेजर। जिस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बिजनेस लॉजिक है जो कि न्यू फैक्ट्स जनरेट कर रहा है जो कि लेजर में ऐड हो रहे हैं, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग को पता पहले का। अब इसमें जो नई चीज़ है वो क्या है, वो चेन कोड है, ये नई चीज़ है। अच्छा, चेन कोड क्या है, इज टिपिकली यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स टू ग्रुप रिलेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिप्लॉयमेंट। जो हमारे नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो रिलेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको एक बड़े कंटेनर में डाल देते हैं कि जो रिलेटेड हैं उनको डालेंगे बड़े कंटेनर में और उस पूरे कंटेनर को उठा के डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। अब जो बल्कि इसमें ना एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में ना इस थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड चेन कोड। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम विच रिलेट्स टू स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। वेयर इज अ चेन कोड इज अ टेक्निकल कंटेनर है, एक कंटेनर है, कंटेनर ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इसकी ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर मैं थोड़ी सी बड़ी करती हूँ, ये देखें। अब ये जो व्हीकल चेन कोड देखें, ये इन्होंने बड़ा कंटेनर बना के जो छोटे छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना रिलेटेड है वो इसमें डाले हुए हैं, बड़े कंटेनर में डाले हुए हैं, ठीक है। कार कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है, बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है और ट्रक कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई किसी और तरह का जैसा इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं इसी कंटेनर में डाल दूँ, तो ये एक बैड जो है वो एक्टिविटी होगी एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। और जिस तरह अभी राइट साइड पे देखें, इन्होंने इंश्योरेंस चेन कोड का जो एक कंटेनर है उसके अंदर इन्होंने रिलेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले हुए हैं, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये छोटे छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इसको हम लोगों ने बड़े कंटेनर में डाला हुआ है जिससे चेन कोड कह रहे हैं वो, ठीक है। तो अभी चेन कोड का और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस है वो होपफुली क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा अभी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लें, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लियर है सब? अच्छा, इसमें जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो प्राइवेट डेटा का है, ठीक है। प्राइवेट डेटा क्या होता है ये देखते हैं। अच्छा, पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, उसका फिर सोल्यूशन हमने किस तरह निकाला वो भी देखते हैं। A group of organization on a channel need to keep data private from other organization on that channel, ठीक है। सपोज 3 ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है और होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सपोज 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने क्या किया कि दो जो है मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर है वो चाहती हैं कि हम लोगों ने जो चैनल बनाया हुआ है इस पे कुछ डाटा हमारा प्राइवेट हो जाए, ठीक है। पहले तो इन तीनों ने मिलके ना एक चैनल बनाया, एक फैब्रिक नेटवर्क है जिसपे सारी जो अच्छा, तो पहले तो जी सप्लाई चेन में सारी जो हैं ऑर्गेनाइजेशन है मिलके उन्होंने सप्लाई चेन के लिए एक फैब्रिक नेटवर्क बनाया, ठीक है। उनमें से 3 जो हैं, पहली मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, उन तीनों ने मिलके एक चैनल बना लिया सेम नेटवर्क पे। अब उनमें से 2 चाहती हैं कि हम लोग का कुछ डाटा प्राइवेट रहे जो कि हमारे बीच में ही रहे, जो कि थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ना पता चले, ठीक है। अब आगे क्या लिखता है कि दे हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू चैनल कंप्राइजिंग जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड्स एक्सेस टू दैट डाटा। मतलब ये कि उन तीनों ने एक चैनल तो बना लिया, ठीक है। अगर उन चैनल के ऊपर जो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो 2 चाहती हैं उनमें से
कि वो कुछ डाटा प्राइवेट करें, तो उनके पास ये भी तो ऑप्शन मौजूद है कि अगर डिफरेंट चैनल बना लें, ठीक है, उस पर जाके जो है ना अपना वो जो आपस की ट्रांजेक्शन है वहाँ पे कर लें, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कि जितने ज़्यादा चैनल्स बनाते जाएंगे ना, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए हम लोग चैनल्स पे चैनल्स बनाते जाएं, ये नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो प्रॉब्लम्स हैं या जो ओवरहेड्स हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। तो हम लोगों ने देखना है कि इसका अब सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि प्राइवेट डाटा कलेक्शन आ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्राइवेट डाटा कलेक्शन हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा चैनल के ऊपर एक डेटाबेस बनती है जो कि प्राइवेट डाटा कलेक्शन कहलाती है, और उसमें जो चीज़ें होंगी, मतलब जो प्राइवेट डाटा कलेक्शन में जो डाटा ट्रांजैक्शन होंगी वो सिर्फ उन्हीं को होंगी, विजिबल होंगी, जो दो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था कुछ डाटा हमारा प्राइवेट हो। अब क्या हो रहा है कि चैनल वही है जो इन तीनों ने मिलकर बनाया हुआ है, बट उसमें से कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि हम लोग जो है वो कुछ डाटा प्राइवेट कर लें, तो वो प्राइवेट डाटा कलेक्शन के थ्रू वो कर सकती हैं, सेम जो है वो उस चैनल के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि वर्क किस तरह करता है। ये देखें अब प्राइवेट डाटा कलेक्शन है क्या चीज़, ये क्या है, एक प्राइवेट डेटाबेस है हमारी, ठीक है। अब इसके दो एलिमेंट्स हैं, प्राइवेट जो कलेक्शन है हमारी प्राइवेट डाटा कलेक्शन, इसके दो जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। एक क्या है, एक्चुअल प्राइवेट डेटा स्टोर्ड इन प्राइवेट डीबी, एक तो उसका वो जो एक्चुअल डेटा है हमारा वो है। एक क्या चीज़ है, दूसरी क्या चीज़ है कि a hash of that data which is engrossed, ordered and written to the ledger of every peer on the channel as evidence, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो कोई क्वेश्चन कर रहा था तो उसका आंसर यहाँ पे है कि जो तीन ऑर्गेनाइजेशन ने जो चैनल बनाया था ना, और जो दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके जो प्राइवेट डाटा कलेक्शन टाइप बनाई थी, ठीक है, तो उनका जो भी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो उसका एक्चुअल डाटा हमारा कहाँ सेव हो रहा है, उस प्राइवेट डीबी में हो रहा है, और उस जो ट्रांजैक्शन के जो हैश है ना वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो हमारा चैनल लेजर के ऊपर हो रहा है एज एविडेंस, ठीक है। तो ये भी ज़रा देखते हैं, ये देखें, ये देखें। अच्छा, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे देखें कि एक ऑथराइज्ड पेयर है, ठीक है, पेयर 0, ठीक है, इसका एक्सेस है चैनल की, ये वो उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक कोई पेयर है जो कि इन्होंने आपस में वो प्राइवेट डाटा कलेक्शन बनाई थी। अब इसको वो प्राइवेट जो डाटा है वो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी एक्सेस जो है वो दोनों तक है, फुल इसके पास एक्सेस है। बट जो राइट साइड पे है अनऑथराइज्ड पेयर, उसके पास क्या है, उसके पास ये जो नीचे प्राइवेट स्टेट है ना वो उसको शो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा इसको क्या चीज़ शो हो रही है, चैनल स्टेट, ये ऊपर देखें ना, #K1 लिखा हुआ है इसमें ऊपर डीबी के अंदर। तो ये #K1 क्या है, ये एविडेंस है कि कुछ डाटा या कुछ ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो हुई है, जो कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुई है, जिसका एक प्रूफ मौजूद है। बट एक्चुअल डाटा का एक्सेस किसके पास है, उन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिन्होंने मिलके प्राइवेट डाटा कलेक्शन बनाई थी, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइवेट डाटा कलेक्शन क्या चीज़ है, और प्राइवेट जो है इसके अंदर जो मतलब किस तरह वर्क करता है। Cuidado das máscaras que é importante. Mas não, o Brasil não tá só. जी वकास, ये क्लियर कर लें अपना, जो आज लास्ट क्लास है मेरे ख्याल से आप लोगों की बैच 3 की, तो ये कर लें, पढ़ लें, फिर इसको एंड कर लेते हैं। इसके बाद क्विज जो है वो क्लास का एंड टाइम 6 बजे है वकास। अच्छा, व्हेन टू यूज़ प्राइवेट कलेक्शन विद इन अ चैनल वर्सेस अ सेपरेट चैनल, कि हम लोगों ने कब एक सेपरेट चैनल बनाना है, ठीक है, और कब हम लोगों ने प्राइवेट कलेक्शन बनानी है विद इन अ चैनल, ठीक है। तो ये डिज़ाइन डिसीजंस हैं जो कि आप लोग अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हैं तो आप लोगों ने ये करने होंगे। जैसे अगर क्लाइंट ने तो हमें एक बिजनेस का वो दे दिया, सिनेरियो दे दिया, अब उसको हम लोगों ने एक सोल्यूशन उसका खुद डिज़ाइन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि यूज़ चैनल्स व्हेन इंटायर ट्रांजैक्शंस एंड लेजर मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है।
जब हम चाहते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि हमारा कोई भी डाटा जो है वो बाहर शेयर ना हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो बाहर से ना हो, तो वो लोग एक सेपरेट चैनल बना लें, ठीक है। कलेक्शन हम कहाँ चाहते हैं, व्हेन ट्रांजैक्शन मस्ट बी शेयर्ड अमंग अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब पता तीनों, अगर तीनों ने मिलकर बनाई है तो पता हो उनको कि एक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक हुई है, ठीक है। बट when only a subset of those organizations should have access to some of the data within a transaction, कि उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ डाटा प्राइवेट करना चाह रही हैं, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग ये देखें सप्लाई चेन के केस में देखें कि जो मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर जो बनाई हुई है, चैनल जो बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ये वो होलसेलर ये चाहता है कि हम लोग का जो प्राइस का डाटा है ना, सपोज जो मैन्युफैक्चरर के साथ उसकी प्राइस की सेटिंग जो भी हुई हुई है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को पता चले। तो उस केस में हम लोग डाटा जो प्राइवेट डाटा कलेक्शन है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो भी केसेस हैं कि जिसमें हम लोग चाहते तो हैं कि पता चले कि ट्रांजैक्शन हुई है, बट कुछ डाटा प्राइवेट करना है तो वहाँ पे हम लोग चैनल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बस नेक्स्ट एक बिजनेस सिनेरियो है और उसके बाद बस ख़त्म करते हैं सब। बाकी जो स्टूडेंट एक्टिविटी है वो उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो जो भी अगर उसको जो है वो सॉल्व करना चाहता है तो वो करके फिर मुझे दिखा दे, मैं उसको जो है वो बता दूंगी, अगर कुछ है थोड़ा समझा दूंगी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा बिजनेस सिनेरियो एक है, गिवन है इसमें। बिजनेस सिनेरियो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर नेट इज़ अ कमर्शियल नेटवर्क दैट अलाउज सुटेबली, ये इसको देखें ये अच्छा सिस्टम, वो एक बिजनेस सिनेरियो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने उसको एक सिस्टम व्यू के तौर पे उसको इस तरह डिज़ाइन किया है। पेपर नेट जो बीच में ये सर्कल है ये शो कर रहा है एक फैब्रिक नेटवर्क को, ठीक है। और जो बाकी ये जो रेक्टेंगल में जो भी लिखे हुए हैं, मेजेंटो कॉर्प है, डीजी बैंक है, बिग फंड है, ब्रोकर हाउस है, और ये तीनों जो चारों हैं, ये सारी जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलके पेपर नेट एक फैब्रिक नेटवर्क का नाम इन्होंने रखा हुआ है मिलके, पेपर नेट इसका नाम है, ठीक है। तो इन सब ने मिलके ये फैब्रिक नेटवर्क एक बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें से हर एक के डिफरेंट रोल्स हैं कि मेजेंटो कॉर्प जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कमर्शियल पेपर जो मोस्टली उसके लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमर्शियल पेपर नेट इज़ अ कमर्शियल पेपर नेटवर्क, कि हम लोग दैट अलाउज सुटेबली ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स टू इशू, ट्रेड, रिडीम एंड रेट कमर्शियल पेपर, कि इस फैब्रिक नेटवर्क के ऊपर किस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो कर रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, किस चीज़ के लिए जो है वो इशू हो रहा है, वो है हमारा कमर्शियल पेपर। कि यहाँ पे हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कमर्शियल पेपर है, ठीक है, जिसके वही इशू हो रहा है, वही ट्रेड हो रहा है, वही रिडीम हो रहा है। तो ये जो मेजेंटो कॉर्प है वो इशू कर सकती है और रिडीम कर सकती है, कुछ डिफरेंट रोल्स इसके दिए हुए हैं। और ये जो ब्रोकर हाउस है बाकी ये बाय, सेल एंड रिडीम, कुछ हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बिजनेस सिनेरियो आया तो हम लोगों ने उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया। जिस तरह ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम है वो पेपर नेट है, बिजनेस ऑब्जेक्ट है जिस पे सारा कुछ ट्रेडिंग हो रही है, जो इशू हो रहा है वो क्या चीज़ है, वो हमारा कमर्शियल पेपर है, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें, ऑटो पार्ट की एग्जांपल लें कि उसकी हमने कोई सप्लाई चेन मेंटेन करनी है, तो उसमें हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑटो पार्ट होगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पॉसिबल एक्शंस और स्टेट्स, के जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसकी कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। या तो कमर्शियल पेपर हमारा इशू हो सकता है, या उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, बाय एंड सेल कर सकते हैं, या वो रीडीम हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट किस तरह हम लोगों ने इसको आगे डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट, जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है उसकी हमने एक स्टेट डायग्राम बनाई हुई है। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हुई है, पहले तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो भी स्टेट आएगी, जो इसमें रेक्टेंगल में है ये स्टेट्स हैं, ठीक है। और जो ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मतलब इस ब्लैक जो सर्कल है यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई कि इशू की ट्रांजैक्शन हुई है, तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेट आई है वो इशूड आ गई है। स्टेट किसकी है, ये कमर्शियल पेपर है जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इशूड के बाद जब बाय की ट्रांजैक्शन होगी तो जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट है कमर्शियल पेपर उसकी स्टेट हो जाएगी ट्रेडिंग, ठीक है। और फिर ये शो कर रहा है ये जो ऊपर के ये बिल्कुल बाद में, मतलब ट्रेडिंग वही बाय एंड सेल होती रही है। उसके बाद आखिर में क्या हुआ है
कि रिडीम की एक ट्रांजैक्शन हुई है, तो एंड पे क्या हुआ है, जो कमर्शियल पेपर है उसकी स्टेट रिडीम्ड हो गई है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो कमर्शियल पेपर है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट डायग्राम बताई हुई है कि ये इसका एक ओवरऑल लाइफ साइकिल है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे इशू की ट्रांजैक्शन हुई है तो इशू की स्टेट आई है, तो वो ट्रांजैक्शन किस टाइप की हुई है ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है। इशू ट्रांजैक्शन इस टाइप की होती हैं, ठीक है, कि इशूअर कौन है, पेपर ये जो 001 है ये उसकी एक क्या कहते हैं यूनिक जो होती है आईडी वो है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की यूनिक वो है आईडी। फिर उसका ऑनर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ज़ाहिर है अभी किसी उसने ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इशू किया है तो ऑनर भी वही है, ठीक है। जिस तरह कोई भी अगर हम लोग इसकी ऑटो पार्ट की एग्जांपल लें तो मैन्युफैक्चरर ने जिस टाइम पे उसको बनाया है तो उसके टाइम पे वो ऑनर भी वो खुद ही है, ठीक है। तो ये वो ट्रांजैक्शन है। फिर वो इशू डेट है, मटेरियल, बाकी जो है ना इन्फॉर्मेशन है अबाउट कमर्शियल पेपर, ठीक है। ये एग्जांपल है उसकी ट्रेड ट्रांजैक्शन है कि ट्रेड की देखें ये नेक्स्ट कि अगर बाय की ट्रांजैक्शन, ये बाय की ट्रांजैक्शन हुई है तो ट्रेडिंग की स्टेट आ गई है, तो ये वही दिया हुआ है ये कि ट्रेड की देखें अब इसमें ऑनरशिप चेंज हो गई है। पहले हमारा ऑनर कौन था, मोजेंटो कॉर्प था, और अब जो है ऑनर हो गया डिजी बैंक हो गया, ठीक है। इस तरह ऑनरशिप जो है वो चेंज हो रही है हमारी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारी रिडीम है, ये फाइनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें अगेन क्या हुआ है कि हमारा जो ऑनर है वो मेजेंटो कॉर्प हो गया, मतलब वही जो कमर्शियल पेपर है वो वापस अब आ गया, वो वही उसकी साइकिल से घूमता हुआ वो ट्रेडिंग की तो वापस इनके पास आ गया है, मेजेंटो कॉर्प के पास। तो अभी ये ट्रांजैक्शन फाइनल हुई है और हमारे पास स्टेट क्या आ गई है, ये देखें, ये रिडीम की जो स्टेट है वो आ गई है, मतलब एक लाइफ साइकिल पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट इमेज में देखें कि ये जो नीचे शो हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और जो ऊपर है वो हमारी स्टेट डायग्राम है ये वाली, ठीक है। तो इशू की ट्रांजैक्शन इसके नीचे है, इशू हुई है, उसके बाद स्टेट आपकी इशूड आ गई, फिर ट्रेडिंग की हुई तो ट्रेडिंग आ गई, और फाइनली इसकी रिडीम की ट्रांजैक्शन हुई और स्टेट क्या आ गई, स्टेट रिडीम्ड आ गई। जिसमें ट्रांजैक्शन के एंड पे देखें ना करंट स्टेट लिखा हुआ है, ये देखें करंट स्टेट लिखा हुआ है इशूड, सेकेंड में लिखा हुआ है करंट स्टेट ट्रेडिंग, ठीक है, और थर्ड में लिखा हुआ है करंट स्टेट रिडीम्ड, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट्स जो है मेंटेन हो रही हैं। तो वो मैंने वर्ल्ड स्टेट की बात बताई थी ना आप लोगों को, तो अगर सपोज़ किसी खास टाइम पे मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी कमर्शियल पेपर की क्या स्टेट है, तो वो या तो ट्रेडिंग में होगा, या वो रिडीम हो चुका होगा, या वो इशू होगा, कोई ना कोई उसकी स्टेट होगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें उसकी जो करंट स्टेट है वो पता चल जाएगी, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि यही ट्रांजेक्शन आपकी कन्वर्ट हो रही होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है उसको पहले डिज़ाइन करना, समझना कि कहाँ पे हमने क्या क्या लगाना है, तो वो सारा ज़रूरी है। बाकी फैब्रिक जो आपका, एक मिनट में देखती हूँ नेक्स्ट क्या है इसके, फिर मैं एक ओवरऑल जो है बात बताती हूँ, उसके बाद हम ना कोई स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट एक स्टूडेंट एक्टिविटी है, ये वाले ये इस लिंक में मैं लिंक पेस्ट कर देती हूँ चैट में, तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करें। What? अच्छा हाइपरलेजर फैब्रिक के अंदर ना दो डिफरेंट आपके पास ना रोड मैप कह लें, दो डिफरेंट रोल्स होते हैं। अगर आपने सपोज अगर कैरियर अपना लेके चलना है तो इसमें या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, ठीक है, या फिर आप डेवलपर बन जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है कि वो नेटवर्किंग साइड पे जितने भी नेटवर्क को किस तरह हैंडल करना है, चैनल किस तरह जो बनते हैं, कहाँ पे मतलब उसकी चैनल की कैपेबिलिटीज़ कहाँ ऐड करनी है, जो भी नेटवर्किंग साइड पे जितने भी होते हैं मतलब फैब्रिक को लेके, वो उसको हैंडल करता है फैब्रिक का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डेवलपमेंट वाला काम करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके एक रोल्स हैं कि आप कौन सी साइड पे रोड मैप है कि कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये है इस चीज़। तो बाकी कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लें, अभी बाद में अगर करना हो तो वो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करें आप लोग 20 मिनट्स की ब्रेक ले लें, तो जैसे ही वापस आते हैं तो मैं क्विज़ का लिंक शेयर कर देती हूँ। मैम अगर काइंडली क्विज पहले शेयर कर दें तो। अच्छा हाँ ये भी कर देती हूँ, ठीक है, मैं क्विज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ।
और मैम क्विज के बाद हम लोग लीव कर सकते हैं? ब्रेक रहने दें, अभी क्विज शेयर कर दें, जो अटेम्प्ट कर लें वो लीव कर दें। जी जी, ठीक जी। है।
मैम एंड जवाब साहब जिसने कर लिया कोई लीड कर दें।